We are live now. Today we will discuss संविधान का जो भाषाएं दी थी अनुसूची 8 में हमने देखा था कि किस तरह जब 14 भाषाएं थी, फिर 15 हुई, फिर 18 हुई या 22 हुई, किस किस तरह से जो संविधान में संशोधन हुए 21 बार या 72 बार का प्रभाव 92 बार, तो उसकी तरह से बढ़ते गए। तो जो 22 भाषाएं अनुसूची 8 में दी गई हैं आज जो प्रेजेंट टाइम में है वो कौन कौन सी हैं देखते हैं। सबसे पहले हिंदी, कश्मीरी, मराठी, उर्दू, असमिया, बंगाली, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, गुजराती, मलयालम, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया या ओडिसी। ये हमारी कुछ 22 भाषाएं हैं जो दी गई हैं संविधान में अनुसूची 8 में। उसके बाद हम आ जाते हैं ये कौन सी शास्त्रीय भाषाएं। ये शास्त्रीय भाषाएं जो दर्जा प्राप्त है क्लासिकल लैंग्वेज, यानी जो कौन कौन सी सन में और किस किस को दी गई हैं, जो हमारी 6 हैं। कितनी है टोटल? 6 भाषाएं हैं जो क्लासिकल हैं और जिनको दर्जा प्राप्त है संविधान के द्वारा। सबसे पहले हमारी भाषा है क्लासिकल लैंग्वेज तमिल, जिसको 2004 में मान्यता दी गई। उसके बाद आ जाती है संस्कृत, संस्कृत 2005 में मान्यता दी गई। नेक्स्ट आ जाती है कन्नड़, कन्नड़ को 2008, कन्नड़ और तेलुगु तो 2008 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हुआ, यानी शास्त्रीय भाषाओं का कन्नड़ और तेलुगु को। उसके बाद जब दो ये भाषाएं 2008 में, ये 4 और 5, यानी लगातार 4 में हुई, फिर एक 5 में संस्कृत हो गई और 2 8 में हो गई कन्नड़ और तेलुगु, कन्नड़ और तेलुगु। फिर उसके बाद आ जाती है नंबर 5 पे मलयालम 2013 में। उसके बाद 2013 में मलयालम को मान्यता प्रदान की गई और उसके बाद आ जाती है लास्ट है जो हमारी 6 नंबर पर उड़िया या ओडिसी। 2014 में इसको शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। इसको नोट डाउन कर ले ताकि आगे देख सके। नेक्स्ट आ जाता है हिंदी में जो संविधान के क्षेत्र से, अब ये हमने देखा था कि क्या कैसे अनुच्छेद में रखा गया 343 से 351। अब इसको हम डिटेल वाइज देख लेते हैं कि कौन सा किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है। पहला है हमारा 26 जनवरी 1950 से 15 वर्ष तक, 26 जनवरी 1965 तक, यानी 15 साल 1950 से 65 तक एक नियम दिया गया जिसके अंतर्गत क्या हुआ, जो राजभाषा अधिनियम है 1963, राजभाषा अधिनियम जो एक्ट है हमारा, इस अधिनियम के द्वारा या इस अधिनियम के अंतर्गत जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी जो राजकाज की भाषा है, अंग्रेजी हिंदी के साथ साथ 26 जनवरी 1965 के बाद राजकाज के लिए प्रयोग की जा सकती है। यानी इसके बाद 1965 के बाद इसको राजकाज के लिए प्रयोग किया जा सकता है इंग्लिश को। वैसे तो हिंदी है हमारी राजकाज की भाषा। नेक्स्ट आ जाता है अनुच्छेद। अब यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है अनुच्छेद 343, जो अनुच्छेद हमारा 343 ए है, यानी 1 है 43(1). इसमें क्या होगा, जो हिंदी है हमारी राज्य और संघ दोनों की राजकाज की भाषा है, यानी और लिपि क्या होती है हिंदी की, देवनागरी लिपि। ये भी ध्यान रखना है कि हिंदी जो और भाषा है जिसकी लिपि सिर्फ देवनागरी लिपि हो, ऐसी हिंदी उसको राज्य व संघ की राजकाज की भाषा होगी अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत। फिर अनुच्छेद 343(2) के अंतर्गत क्या होता है, 15 वर्ष बाद अंग्रेजी को राजकाज की भाषा हो सकती है। राजकाज क्लियर नहीं है, हो सकती है अगर चाहे तो गवर्नमेंट या सरकार या संसद। अनुच्छेद 344 में क्या कहता है, 344 में अनुसूची 8 में सभी भाषाओं के लिए आयोग की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति, यानी जो आयोग बनता है जो राजकाज की भाषा अनुसूची 8 के अंतर्गत जो आयोग है भाषाओं का, राजकाज की भाषाओं का, उसको शामिल करने के लिए अनुसूची 8 में शामिल करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी उस आयोग की, अनुच्छेद 344 में। फिर आ जाता है 345, अनुच्छेद 345 आ जाता है। 345 में क्या किया गया है, राजकाज जो राज्य की राजभाषा होगी, जो राज्य की राजभाषा होगी, यानी राज्य की जो अपने राज्य चाहे वो अपनी राज्य की भाषा हो सकती है। जैसे यूपी की क्या है, हिंदी या उर्दू 1989 से चली आ रही है, 1989 से हिंदी और उर्दू राजकाज की भाषा किसकी, और अनुच्छेद 345 में किसी भी राज्य की अपनी राजभाषा हो सकती है। यहाँ हमारे यूपी की दी गई है, या किसी भी अपने अपने राज्य की, जैसे तमिल की कन्नड़ या जो भी हो सकती है, बंगाल की बंगाली, जो अपनी राजकाज की भाषा के लिए वो यूज करेंगे, वो अनुच्छेद 345 में 345 में आता है। अनुच्छेद 346 इसमें क्या आता है, राज्य व संघ के मध्य, राज्य या राज्यों के मध्य जो वार्तालाप होगा उनकी भाषा संघ की भाषा होगी, यानी संघ की भाषा है, चाहे वो हिंदी हो या कोई अदर भाषा हो। हमारे यहाँ हिंदी है या राजकाज की भाषा, या वो राज्यों या राज्य या संघ के बीच जब कोई बात होगी, संचार होगा या बात होगी, या राज्यों के बीच आपस में बात होगी, एक राज्य दूसरे से राज्य से बात करता है तो वो संघ की भाषा में ही बात करेगा या संघ की भाषा से ही वार्तालाप होगा उनका, अनुच्छेद 346 के अंतर्गत। 347 में क्या जाता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्य के किसी भाग को, किसी भाषा को आधिकारिक मान्यता दी जा सकती है, यानी 22 है अभी। राष्ट्रपति चाहे तो अन्य और जो देश में भाषाएं बोली जाती है छोटे छोटे राज्यों में या छोटे छोटे क्षेत्रों में,
या छोटे रूप में या कम लोगों के द्वारा जो यूज की जाती भाषा है उसको चाहे तो अनुसूची 8 में राष्ट्रपति द्वारा आधिकारिक मान्यता दी जा सकती है अनुच्छेद 347 के अंतर्गत। अनुच्छेद 348 में आ जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, एचसी या एससी यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या संसद बिल एक्ट की भाषा या बिल एक्ट की भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी। यानी ये मेन ध्यान देने की बात है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद या बिल एक्ट की भाषा अनुच्छेद 348 के अंतर्गत सिर्फ अंग्रेजी होगी, सिर्फ अंग्रेजी। अनुच्छेद 349 26 जनवरी 1965 से पहले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की भाषा बदलना 349 के अंतर्गत आता था, 65 से पहले बदलने की अगर बदल सकते थे। 350 में आ जाता है, 350 में किसी भी भाषा में शिकायत की जा सकती है। यानी कोई बंगाली क्षेत्र का व्यक्ति, बंगाल की उसकी मातृभाषा बंगाली है या कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है और वो यूपी में रहता है, यूपी की हिंदी या उर्दू है या अंग्रेजी, वो किसी भी भाषा में आकर अपनी शिकायत कर सकता है किसी भी अधिकारी को। तो अनुच्छेद 350 के अंतर्गत ये अधिकार दिया जाता है, पब्लिक किसी भाषा का यूज करके शिकायत अधिकारियों से, ऑफिसर से कर सकती है। अनुच्छेद 350 ए में प्राथमिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में दी जाएगी। जिस राज्य की जो भाषा है उसकी मातृभाषा में वो शिक्षा प्राइमरी लेवल तक दी जाएगी, प्राथमिक शिक्षा या प्राथमिक लेवल तक। अनुच्छेद 350 बी आ जाता है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, यानी विशेष अधिकारी की नियुक्ति होगी या आयोग का अध्यक्ष या आयोग बनाया जाएगा, अधिकारी बनाया जाएगा, उसकी नियुक्ति की जाएगी 350 बी में। लास्ट है अनुच्छेद 351, ये संघ का कर्तव्य हिंदी का प्रसार और प्रचार का कर्तव्य होगा, ये नहीं करना होगा। 351 के अंतर्गत संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार करे बड़े क्षेत्र में। तो इस तरह से जो हमारी हिंदी भाषा है उसके संबंधित जितने भी